नमस्कार दोस्तों। 23 मार्च 1882 को फ्रांस की लैक ड्यू बोर्गेट झील के पासी के गांव की एक महिला एस्मी कार्टियर ने अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान एक पक्षी के पैर पर एक कागज का टुकड़ा बंधा हुआ देखा। जब उसने ध्यान से देखा तो वहां पर मौजूद सभी पक्षियों के पैरों पर सेम वैसे ही कागज के टुकड़े बंधे हुए थे। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी तो उसने ये बात तुरंत अपने पति लुईस कार्टियर को बताई। लुईस कार्टियर ने गांव वालों के साथ मिलकर एक पक्षी को पकड़ा और उसके पैर पर बंधी हुई उस पर्ची को खोलकर पढ़ा। उस पर्ची को पढ़ते ही वो तुरंत भाग करके नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और वहां मौजूद अधिकारी को सारी बात बताता है। उसकी बात को सुनकर और उस पर्ची को पढ़कर वो अधिकारी तुरंत अपने सीनियर्स को एक चिट्ठी लिखता है। आखिर क्या था ऐसा उस पर्ची में जिसे पढ़कर सुबह सुबह फ्रांस में इतना हड़कंप मच गया था? आइए जानते हैं। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में बसा अल्जीरिया देश, जो कि दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट सहारा डेजर्ट का एक हिस्सा है, कभी फ्रांस के अधीन हुआ करता था। बात है 23 नवंबर 1881 की, जब एक फ्रेंच नागरिक एंड्रे जोरकिंस अल्जीरिया के नॉर्थ में सहारन एटलस पहाड़ियों में पाई जाने वाली बेरबरी भेड़ों के शिकार के लिए वहां जाता है। बेरबरी भेड़ों का शिकार लोग अक्सर ट्रॉफी हंटिंग के लिए करते हैं, जिसमें वे लोग शिकार किए गए जानवर के कुछ बॉडी पार्ट्स जैसे कि हॉर्न्स, एंटलर्स, स्कल और स्किन जैसी चीजों को अपने घर की दीवारों पर सजा कर रखते हैं। लेकिन जोरकिंस का यहां जाने का मकसद उन भेड़ों को मारना नहीं, बल्कि उन्हें पकड़ करके यूरोप ले जाकर बेचना था। जोरकिंस अपने साथ कैस्टर ऑयल, कुनैन, एप्सन सोल्ट जैसी कुछ दवाइयां और कुछ बेसिक जरूरत की चीजें जैसे कि एक टेंट, एक राइफल और कुछ कारतूस भी साथ लेकर जाता है। वो वहां पर जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से 2 ऊंट और 2 खच्चर भी खरीदता है। जोरकिंस 4 स्थानीय लोगों को भी अपनी मदद के लिए काम पर रख लेता है। उनमें से एक आदमी उसका खाना बनाने के लिए, 2 ऊंटों और खच्चरों की देखभाल करने तथा सामान को यहां से वहां ले जाने के लिए, और बचा चौथा आदमी जिसका नाम था पेल कासिम, उन बाकी तीनों को ऑर्डर देने के लिए और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करने के लिए था, क्योंकि स्थानीय भाषा अरेबिक थी और जोरकिंस फ्रेंच बोलता था। ये वो समय था दोस्तों जब अफ्रीका के स्थानीय लोग यूरोप से आने वाले हर व्यक्ति को डॉक्टर समझते थे, क्योंकि यूरोप के लोग अक्सर उन्हें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया करते थे। जोरकिंस ने भी यही किया। वो लगभग पिछले 1 महीने से कफ, फीवर, कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन जैसी बेसिक बीमारियों के अपने पास आने वाले मरीजों को उनकी दवाइयां दे दिया करता था। वे लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वे लोग अक्सर उसके लिए तोहफे लेकर आते थे, जैसे जानवरों की खाल, खजूर और वहां के स्थानीय पत्थरों से बनी कुछ ज्वेलरी। दोस्तों, यहां पर उन लोगों की मदद करना ही जोरकिंस की सबसे बड़ी भूल बन गई। लगभग 1 महीने तक शिकार करने के बाद जोरकिंस को जितनी भेड़ें चाहिए थी वो उसे मिल गई थी। जोरकिंस ने 3 जनवरी 1882 की शाम को पेल कासिम को बुलाकर कहा कि वो सारे सामान की पैकिंग कर ले, कल सुबह हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अगली सुबह जोरकिंस की आंखें एक गाना सुनकर खुलती हैं। ये गाना वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा गाया जाता था, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप चुपचाप किसी के टेंट के पास जाओ तो शायद अगला बंदा गोली चला दे। इसलिए जोरकिंस को गाना गाकर उठाया जा रहा था। जोरकिंस ने जब बाहर आकर देखा तो सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोगों ने हथियारों के साथ उसके टेंट को घेर रखा था। उन्होंने उससे कहा कि उनके पास वो अकेला डॉक्टर है, अगर वो भी यहाँ से चला गया तो उनका क्या होगा। जोरकिंस ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वो यहाँ पर नहीं रुक सकता है, लेकिन वे लोग मानने वाले नहीं थे। खैर, बहस के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि उन सब के हाथों में बंदूकें थी। जोरकिंस हालात की गंभीरता को देखते हुए वहां रुकने को तैयार हो जाता है, जब तक कि कोई अगला रास्ता ना मिले। अब वे लोग दिन रात जोरकिंस पर निगरानी रखते थे, क्योंकि उन लोगों के लिए जोरकिंस का वहां से चले जाना ठीक वैसे ही था जैसे लंदन से हार्ले स्ट्रीट का गायब हो जाना। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग हार्ले स्ट्रीट को हार्ले डेविडसन बाइक से लिंक करेंगे, लेकिन यहाँ मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इनके नाम के अलावा इनका आपस में और कोई सीधा संबंध नहीं है। हार्ले स्ट्रीट वो है जहाँ पर लंदन शहर के बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स पाए जाते हैं, जबकि हार्ले डेविडसन एक यूएस की बाइक है। करीबन 10 से 15 दिन के बाद जोरकिंस की दवाइयाँ खत्म होने को थी। उसे लगा कि अब तो वे लोग उसे जाने देंगे। जोरकिंस ने उन्हें समझाया कि दवाइयों के बिना कोई डॉक्टर किसी काम का नहीं, लेकिन वे लोग कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जोरकिंस से कहा कि हमारा एक आदमी शहर जाएगा और जरूरत की सभी दवाइयां ले आएगा। अफ्रीकी लोगों को जोरकिंस की लिखी पर्ची पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो पुरानी दवाइयों की शीशियों से गर्म पानी की मदद से उनके लेबल्स उतार कर ले गए, ये चेक करने के लिए कि जो चीज उन्हें मिल रही है वो सही है या नहीं। इस पर जोरकिंस ने सोचा कि एक पर्ची पर अपना संदेश लिख करके दवाई लेने के लिए शहर जा रहे व्यक्ति के कपड़ों पर चिपका दे,
या उसके खच्चर पर बांध दे। उसने मदद के इस उद्देश्य से एक पर्ची पर सब कुछ लिखा भी, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई तरीका था ही नहीं जिससे केमिस्ट की नजर तो उस पर्ची पर पड़े लेकिन कोई भी स्थानीय अफ्रीकी उसे ना देख पाए। आखिरकार उसका ये प्लान फेल साबित हुआ। दोस्तों इसी तरह से दिन बीतते गए और जॉर्किंस के सारे प्लान फेल साबित होते गए। जैसे कि उसने एक बार प्लान किया कि वो अपने किसी नौकर की मदद ले इस काम में, अपने किसी नौकर को अपना संदेश देकर के शहर भेज देगा, लेकिन वो नौकर स्थानीय होने के कारण वो उस पर पूरा विश्वास नहीं कर सकता था। उसने एक और प्लान बनाया कि रात के समय किसी एक खच्चर की पूंछ पर अपना संदेश बांधकर उसे शहर की तरफ भगा देगा, लेकिन इसमें समस्या ये थी कि जो भी उस खच्चर को पहले देखता उसे पकड़कर अपने पास रख लेता। इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो खच्चर शहर तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों फरवरी का महीना खत्म होने को था और यहां से निकलने की जॉर्किंस की कोई योजना अब तक सफल होती नहीं दिख रही थी। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसका परिवार भी उसे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जब भी वो किसी इस तरह की हंटिंग के लिए घर से निकलता था तो महीनों तक घर वापस लौटकर नहीं जाता था। एक दिन शाम के समय वो अपने कैंप के बाहर लेटा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। उसने देखा कि कुछ पक्षियों का समूह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अचानक से उसका दिमाग ठनका और उसे याद आया कि हर साल जब बसंत आती है तो अफ्रीका के इस भाग से एक व्हाइट स्टोक नाम का पक्षी यूरोप जाता है। वो अपने टेंट में गया और पूरी रात एक एस्केप प्लान पर काम करता रहा। सुबह वो उन अफ्रीकी लोगों के एक सरदार से मिलने गया और उसे बताया कि उसके पास इलाज के लिए अब और भी ज्यादा लोग आने लगे हैं और उनमें से कुछ की बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज इन दवाइयों से पॉसिबल ही नहीं हो सकता। उसे इन दवाइयों के साथ कुछ और चीजों को मिलाकर नई दवाइयां बनानी होंगी। उसके लिए उसने उस अफ्रीकी सरदार को एक सामान की लिस्ट बनाकर दी। उस लिस्ट में एक व्हाइट स्टोक पक्षी का ताजा बीट भी शामिल था। इसके लिए लगभग 1000 से ज्यादा जिंदा व्हाइट स्टोक पक्षियों की उसने मांग की और साथ ही साथ उसने अपना सिगरेट्स का स्टॉक भी मंगवाया। उन लोगों के द्वारा उसकी मांग तुरंत मान ली गई और लगभग अगले एक सप्ताह के अंदर 4 बड़े पिंजरों में 1000 से ज्यादा व्हाइट स्टोक पक्षी ला करके उसको दे दिए गए और साथ ही साथ ढेर सारे सिगरेट्स भी। जॉर्किंस ने रात भर जाग करके सभी सिगरेट से उनका तंबाकू अलग करके कागज के टुकड़ों को अलग कर लिया और उन सभी कागजों पर फ्रेंच भाषा में और कुछ पर इटालियन भाषा में अपना संदेश लिख दिया और अपने बालों की मदद से हर एक पक्षी के पैर पर एक एक पर्ची बांध दी। 21 मार्च 1882 को सुबह होने से पहले उसने सभी पक्षियों को आजाद कर दिया। अब आगे की कहानी तो मैंने आपको शुरुआत में बताई ही थी। इसके लगभग एक हफ्ते बाद 29 मार्च 1882 को सेना की एक टुकड़ी उसे ढूंढती हुई वहां पहुंचती है और उसे बचा लिया जाता है। इसके बाद जॉर्किंस ने सेना के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि इस हरकत के लिए उन आदिवासी लोगों को कोई सजा ना दी जाए, क्योंकि ये सब उन्होंने अपने भोलेपन में किया था। तो दोस्तों ये प्रस्तुति थी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई एक बुक साहसिक कहानियां से। 168 पेज की इस बुक में ऐसी ही कुल 15 स्टोरीज हैं जो आपको हर तरह की सिचुएशन से लड़ने के लिए और उसमें सरवाइव करने के लिए आपको मोटिवेट करती हैं। अगर बाकी की कहानियां आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये किताब पढ़नी होगी। इस किताब को आप अपने नज़दीकी बुक सेलर से खरीद सकते हैं या आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के इसे ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और ऐसी ही और भी किताबों के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको कैसी किताबें खरीदनी चाहिए या किस तरह की किताबें आपको पढ़नी चाहिए, तो जुड़े रहिए हमसे। जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग बुक्स की स्टोरीज। धन्यवाद।